Hello everyone, in this tax bite, we are going to learn the taxability of employment contracts in GST. ओके, जीएसटी में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर किस तरीके से टैक्स लगता है वो हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे इस छोटे से वीडियो में. ओके, आई विल ट्राई टू कीप द लेंथ ऑफ दिस वीडियो लेसर देन 5 मिनट्स ताकि सब लोग देख पाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे. सो लेट अस स्टार्ट. हम लोग क्या देखने वाले, टैक्सेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, लेट अस सी. अगर मान के चलो कोई एक एम्प्लॉयर है, ओके, वो अगर अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है या तो फिर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन दोनों को जीएसटी में कहा गया है रिलेटेड पार्टीज. ओके, एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15. पॉइंट क्लियर है? उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके, तो शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से अगर समझो कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉट अ सप्लाई. मतलब उसके ऊपर एम्प्लॉय इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी. ओके, एम्प्लॉय को कोई जीएसटी नहीं भरना है अगर वो क्या कमा रहा है, सैलरी इनकम कमा रहा है. ठीक है. अगर मान के चलो कि मैं कहीं पर जॉब पे हूँ और मैं पेरोल पे नहीं हूँ, ओके, मैं सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए हूँ, तो टेम्पररी पीरियड के लिए भी आपको सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ सप्लाईज करता है. ओके, तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को क्या माना जा रहा है जीएसटी में, रिलेटेड पार्टी. अब रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड देयर इज अ पॉइंट इन शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल नंबर 1 क्या है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन. मतलब अगर मैं सामने वाले से पैसा नहीं भी लेता हूं तो भी जो मैं उसको दे रहा हूं उसको लोग सप्लाई मानेंगे. ओके, तो उसके अंदर एक पॉइंट था. अगर समझो कोई रिलेटेड पार्टी किसी दूसरे रिलेटेड पार्टी को सर्विस दे रही है या फिर गुड्स बेच रही है, तो उसको सप्लाई मानते हैं. सिंस वी नो दैट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी, एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी अपने एम्प्लॉय को फ्री में दिया देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. समझ में आ रहा है पॉइंट? लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन लाया. एक्सेप्शन में लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, क्या देता है? गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट का वैल्यू इज अप टू ₹50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड नो जीएसटी इज टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर. लेकिन अगर मान के चलो कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देता, ओके, एक साल में एक एम्प्लॉय को 50,000 के ऊपर का, तो एंटायर वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड नॉट जस्ट द वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 50,000. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. ओके, मान के चलो कि एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देना चाहता है जिसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 30,000. तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया कितने का? 30,000 का. बोलो इसको सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि वैल्यू कितना है? 50,000 रुपीज से कम है. इट इज नॉट अ सप्लाई. अब समझो मोबाइल दिया गया, तो मोबाइल देने के लिए एम्प्लॉयर ने मोबाइल खरीदा भी तो होगा. तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर मोबाइल परचेस करता है, ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने अपने मोबाइल के सप्लायर को 5,400 का जीएसटी दिया रहेगा. तो गवर्नमेंट से एज पर सेक्शन नंबर 17(5)(h) अगर आप लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए कुछ खरीदते हो तो आप लोगों को उसका आईटीसी नहीं दिया जाएगा. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को 5,400 का आईटीसी नहीं मिलेगा और एम्प्लॉयर को जीएसटी भी भरने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मान के चलो कि ये मोबाइल 60,000 का होता तो क्या होता? तो हम लोग इसको सप्लाई मानते हैं और जीएसटी भरना पड़ता. और अगर मोबाइल का सप्लायर बेच रहा है मोबाइल किसको? एम्प्लॉयर को. कितने का वैल्यू है? 60,000 का. जीएसटी इज 10,800. तो इस केस में एक सर्कुलर आया जो कहता है कि एम्प्लॉयर को इसका आईटीसी दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सप्लाई माना जा रहा है तो आईटीसी भी मिलना चाहिए, तो आईटीसी मिल जाएगा. क्लियर है सर? लेकिन इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ओके, वैल्यूएशन विल बी डन एज पर रूल नंबर 28. ओके, वैल्यूएशन विल बी डन एज पर रूल नंबर 28. ओके, एक रिलेटेड पार्टी का वैल्यूएशन का रूल है, उसके हिसाब से करेंगे. अब हम लोग बात करेंगे परक्विजिट का. परक्विजिट मतलब क्या? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री में कुछ सर्विसेज देता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कोई एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है. क्या दे रहा है? रेंट फ्री अकोमोडेशन. दिस इज कॉल्ड एज परक्विजिट. ओके, अभी गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ये रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तो उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा. ओके, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री में सर्विस दे रहा है, सो इट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन.
क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंपनीज होती है उसमें जो होल टाइम डायरेक्टर होता है उसको भी गवर्नमेंट क्या मानता है? एम्प्लॉय मानता है। तो मान के चलो कि एक होल टाइम डायरेक्टर है, वो अपने कंपनी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर, तो गवर्नमेंट से उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ सैलरी एंड टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 192। क्लियर है? लेकिन अगर कोई कंपनी उस होल टाइम डायरेक्टर को सिटिंग फीस का पेमेंट करता है, किसका पेमेंट करता है? सिटिंग फीस का, तो उसके ऊपर जीएसटी कंपनी को भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, एम्प्लॉयर इज द सप्लायर, ओके सॉरी, एम्प्लॉई इज द सप्लायर। यहाँ पर जैसे होल टाइम डायरेक्टर ये सप्लायर है, कंपनी इज द रिसिपिएंट, तो यहाँ पर कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच, टेक केयर।